अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे PRC 4 का, जो कि है अबाउट एसिड्स से रिलेटेड है इंशाल्लाह। क्विकली रिवाइज करते हैं कि अभी तक हमने जो 5 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। सबसे पहले तो हमने बेसिक डेफिनेशंस कवर की थी चैप्टर 1 के अंदर। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें डबल एंट्री करना आ चुकी है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट का हमें आइडिया हो चुका है। उसके बाद हमने लेजर बनाना सीखे थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हमने शक्ल भी देख ली थी कि यार किस तरह की उसमें क्या क्या आता है। दो तरह की स्टेटमेंट्स हैं जो आपके सिलेबस के अंदर है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमने देखी थी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उसकी डिटेल्ड फॉर्म इंशाल्लाह हम फाइनल लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हमने शेप देखी थी यार, उसमें आती क्या क्या चीजें। ओके, इसके अलावा हमने बैड एंड डाउटफुल डेट्स का टॉपिक किया डिटेल के अंदर। ठीक है, कि क्या कैसे उसकी अकाउंटिंग करते हैं। फिर हमने एक्रूवल्स प्री पेमेंट्स का टॉपिक किया। ठीक है, कि एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम या प्रीपेड एक्सपेंस या अनअर्न्ड इनकम जो भी थी, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन की। अब हमारा एक नया टॉपिक है। इस पहले मैं आपसे स्टार्ट करूंगा एसिड्स से। ठीक है, और एसिड्स की एक ब्रॉड कैटेगरीज हम डिस्कस करेंगे। और करते करते हम आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है ना, अबाउट द डेप्रिसिएशन, या वो जो भी उसका नाम लिखा हुआ है, वो हम स्टार्ट कर लेंगे। और आज मजे की बात यह है कि आज हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी है उसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो बेसिक्स हैं। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग है ITA लेवल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ। ठीक है, मैं इसलिए बार बार साथ में ITA लेवल के हिसाब से कह रहा हूँ बात के जो आपको सिखाने का जो तरीका है वो वेरी डिफरेंट है फ्रॉम द रियल लाइफ प्रोस्पेक्ट्स। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने लेजर बना लिए, हमने डबल एंट्री करना सीख ली, हमें एक्रूवल प्रीपेमेंट्स का पता चल गया। ठीक है, तो ये इस पे कोई एक्रूवल प्रीपेमेंट पे कुछ सेपरेट स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके ऊपर एक अलग से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया गया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता क्या है हम जान लेंगे, इसका कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड कोई भी चीज होती है एक यूनिफॉर्म चीज। ठीक है, जिस तरह आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि यार इंटरनेशनल में क्या होते हैं, स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट्स होते हैं। ठीक है, ताकि अब आप अगर किसी से दूध लेते हैं तो वो लीटर में मेजर होता है। इसी तरह किलो का वेट जो सा है पूरी दुनिया में बराबर है केजी। ठीक है, स्टैंडर्ड है कि यार 1000 ग्राम का 1 किलो बनेगा पूरी दुनिया में, स्टैंडर्ड है। इसी तरह मेडिकल के अंदर भी कोई फार्मूलेज है वो पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड है। ठीक है, यहाँ का जो पैराडॉल का फार्मूला है, अगर आप यूके में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी चले जाएं, तो वो स्टैंडर्ड है एक चीज। ठीक है, स्टैंडर्ड कहते हैं। इसी तरह अकाउंटिंग के अंदर भी ये जरूरत पेश आई कि यार कोई ना एक स्टैंडर्ड बनाया जाए हर चीज का। ये नहीं है कि एक अकाउंटेंट जो है वो एसिड परचेज कर रहा है तो एसिड डेबिट कर रहा है, कैश क्रेडिट कर रहा है। दूसरा अकाउंटेंट जो है वो लेट्स सपोज न्यूजीलैंड में बैठा हुआ है, वो एसिड जब परचेज करता है तो एसिड को क्रेडिट कर देता है और कैश को डेबिट कर देता है। ऐसा नहीं, बल्कि एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, बेसिक मिसाल यही हो सकती है। ये नहीं है कि एक अकाउंटेंट जो है वो एक्सपेंस करता है तो एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट कर देता है। दूसरा अकाउंटेंट जब एक्सपेंस करता है तो एक्सपेंस की एंट्री वो करता है जी कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट। ऐसे नहीं, बल्कि तमाम जगह एक जैसी अकाउंटिंग हो, उसको लिए क्या बनाया गया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में दो ही स्टैंडर्ड्स हैं PRC के अंदर। ठीक है, आगे इंशाल्लाह आप जाएंगे कैफ में 5-6 मजीद आ जाएंगे, फिर FAR 2 में और आ जाएंगे, CFAP में पूरे ही स्टैंडर्ड आ जाते हैं। ठीक है, तो दो स्टैंडर्ड्स हैं आपके, एक IAS 16 है, एक IS 2 है। वो आगे हम इंशाल्लाह IS 2 जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह देख लेंगे। ठीक है, कोई परेशानी मसले वाली बात नहीं है। तो आइए एसिड्स के ऊपर एक अगेन डिस्कशन करते हैं। एसिड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसिड्स के ऊपर मुख्तलिफ तरह के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लिखे गए हैं। ठीक है, एसिड्स के ऊपर अब मैं आपको एसिड्स की डेफिनेशन हम क्विकली रिकॉल करते हैं और उसकी मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ के ना फिर मैं आपको, यार आपका इतना लेवल तो नहीं है इस लेवल पे, लेकिन एक ओवरव्यू दे दूंगा कि यार हर एसिड की किस्म पे
एक नया स्टैंडर्ड है, और हमारे सिलेबस में सिर्फ एक स्टैंडर्ड है। वो कौन सा है उसका हम स्कोप जान लेंगे, ताकि हमें पता हो ना भाई जो हमारी बुक में है वो है क्या, उसकी अकाउंटिंग, तभी तो हम सीख सकते हैं। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं एसिड्स की डेफिनेशन से। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को अगर एसिड की डेफिनेशन याद हो तो वो बताइए जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, एसिड्स, एसिड्स का हमने क्या कहा था जी शुरू के लेक्चर में? एसिड इज अ रिसोर्स है। एसिड क्या है हमारा? रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। ठीक है, एसिड क्या है? रिसोर्स। रिसोर्स क्या कहते हैं? हमारा असासा है। ठीक है, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। इसके ऊपर हम मजीद एंटिटी कह लें, बिजनेस। ठीक है, ऐसा रिसोर्स या असासा जो बिजनेस के कंट्रोल में हो, किसी भी एंटिटी के कंट्रोल में हो। आगे, ठीक है, फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। एक ऐसा रिसोर्स जो कि एंटिटी ने कंट्रोल किया हो, जिससे फ्यूचर के क्या होगा, फ्यूचर के इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी, एंटिटी की तरफ फायदा आएगा, की तरफ फायदा आएगा। ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है, इकोनॉमिक किसे कहते हैं? आपने इकोनॉमिक पढ़ी है तो आपको बेहतर आइडिया होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स मैशे फायदे, कुछ उससे फायदा हासिल हो टू द एंटिटी, एंटिटी को, मतलब इनफ्लो हो। आउटफ्लो की बात नहीं कर रहे, इनफ्लो मतलब फायदा आना, एंटिटी को फायदा आए। ठीक है, आ रिसोर्स ऐसा सा कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। ठीक है, जिस एंटिटी के ऊपर, एंटिटी का जिसके ऊपर कंट्रोल हो, फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर मतलब मुस्तकबिल के फायदे आएंगे, मुस्तकबिल। ठीक है, मुस्तकबिल का आपको फायदा मिलेगा, वो आपका क्या है? एसिड है। ठीक है, अब कंट्रोल के ऊपर थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद में अगेन जो बाकी टर्म्स रह गई हैं उसको डिस्कस करूंगा। कंट्रोल जैसा कि हमने पढ़ा था या क्विक हुई है, कंट्रोल क्या कहते हैं? जिसका, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल की बात की है, ओनरशिप की बात नहीं की। ओनरशिप के आगे क्रॉस लगा रहा हूँ। ठीक है, ओनरशिप की बात नहीं की। ओनरशिप क्या होता है? जो आपके नाम के ऊपर होता है, लीगल, लीगल होती है ना। लेट्स सपोज एक प्लॉट है, तो प्लॉट का क्या होता है? आपके ऊपर की रजिस्ट्री होती है कि यार ये किसके नाम है। गाड़ी है तो गाड़ी आपके नाम के ऊपर होती है, लीगल ओनरशिप, मलकियत। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ने मलकियत की बात नहीं की, ओनरशिप की बात नहीं की, बल्कि कंट्रोल की बात की। ठीक है, हो सकता है वो आपकी मलकियत हो सकता है मलकियत ना भी हो, लेकिन आपका कंट्रोल हो। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन हम मजीद क्लियर करते हैं। अच्छा जी, आ जाए कि जिस तरह आपने क्या किया जी, आप गए जी बैंक में, बैंक में गए और आपने कहा यार मुझे गाड़ी चाहिए, तो बैंक ने आपको क्या किया? कार दे दी। ठीक है जी, आपने गाड़ी ली। क्या आपने बैंक को पूरे पैसे दिए? आपने कहा नहीं यार, मैंने किस्तों पे गाड़ी लेनी है। तो बैंक ने कहा ठीक है, 4 साल में आप किस्तें देते रहना, तब तक आप गाड़ी यूज करते रहो। और जैसे ही 4 साल मुकम्मल होंगे, आफ्टर 4 इयर्स, आप आना हमारे पास। ठीक है, 4 साल क्या करो, हमें किस्तें देते रहो, हर महीने की गाड़ी आप यूज करते रहो। ऐसे ही होता है ना। तो 4 साल बाद आना आप हमारे पास। ठीक है, और आपकी किस्तें मुकम्मल हो जाएंगी सारी, जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? आपके नाम पर गाड़ी ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि लीगल ओनरशिप कब होगी? लीगल कब होगी? आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल के बाद। तो क्या 4 साल ये जो बंदा गाड़ी यूज कर रहा है, क्या इसकी ओनरशिप थी? नहीं, इसकी मलकियत तो बिल्कुल नहीं थी। हाँ, कंट्रोल था उसके ऊपर। कंट्रोल था मतलब, कब कंट्रोल का क्या मतलब आता है यहाँ पे? कंट्रोल इज
रिस्क एंड रिवॉर्ड, ये बात दो टर्म्स बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लेवल पे। कंट्रोल किसे कहते हैं? रिस्क एंड रिवार्ड अगर आपका है। रिस्क क्या कहते हैं, रिवार्ड क्या कहते हैं? फायदा, फायदा या नुकसान उससे जो भी है, कि उससे फायदा या जो भी नुकसान होना है, अगर वो आपका है तो समझो एसिड आपके कंट्रोल के अंदर है। तो स्टैंडर्ड ने क्या वर्ड यूज किया है? कंट्रोल का। ठीक है, ओनरशिप की बात की। अच्छा लेट्स सपोज आपने गाड़ी बैंक से लेके निकले बाहर, ठीक है, बैंक ने अभी तक आपको ओनरशिप नहीं दी, लेकिन आप गाड़ी बाहर लेके निकले, अब आपकी की गाड़ी होगी है ना, ठीक है। कानूनी तौर पे, कागजी तौर पे आपकी गाड़ी नहीं हुई, क्योंकि अभी तक आपने क्या किया, सिर्फ उसको एक डाउन पेमेंट की है जी 10-20 हज़ार पे, और आप जो है 10 लाख की गाड़ी लेके आ गए, लेकिन रिस्क एंड रिवार्ड आपको ट्रांसफर हो गया है। यानी आप उस गाड़ी से आप फायदा कमाएं या उस गाड़ी से नुकसान करें, ठीक है। आप निकले लेट्स सपोज बाहर गाड़ी से, तो आपने खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी का ना एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो वो उसका नुकसान हो गया, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा, अगर इंश्योरेंस हुई तो वो एक अलग से नई बहस है। लेट्स सपोज इंश्योरेंस नहीं हुई भी, तो अब आपको क्या है, गाड़ी की कीमत गिर जाएगी, ठीक है, और आपको नुकसान हुआ है ना, आपका नुकसान है ना, बैंक को तो आपने उतनी किस्त देनी है जितनी आप एग्री किए वैसे। या आप बाहर निकले, आपने क्या किया, गाड़ी से फायदा उठाना, आपने क्या किया जी, लेट्स सपोज कोई बंदा है जी, उसने इन ड्राइव पे या जो भी आजकल ऐप्स चलती हैं, करीम उबर पे गाड़ी लगा ली और उससे पैसे कमाना शुरू हो गया, ठीक है। तो वो उसका क्या हो जाएगा, उससे फायदा हासिल करे, यानी कि उससे फायदा हासिल करे, अपना यूज करे, किसी को रेंट पे दे दे, या उसको नुकसान कर दे, उसको डुबा दे या एक्सीडेंट करवा दे, तो वो रिस्क एंड रिवार्ड क्या हुआ है, ट्रांसफर। अगर आप फायदा या नुकसान हासिल कर सकते हैं ना, तो समझो आपके चीज वो आपके कंट्रोल में। कानूनी तौर लीगल फॉर्म किसके पास है? बैंक के पास। आपको कब मिलेगी? आफ्टर 4 साल बाद, जब आप उसके पास जाएंगे ना किस्तें मुकम्मल करके, इंस्टॉलमेंट्स, तब वो जो सा है आपके नाम पे ट्रांसफर करेगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड ने कौन सा वर्ड यूज किया है? ओनरशिप का वर्ड यूज नहीं किया। स्टैंडर्ड ने क्या भाई, कंट्रोल। अगर आपके कंट्रोल में है तो वो आपका एसेट है, ठीक है। रिस्क एंड रिवार्ड आपके पास है, आप उससे फायदा लें या नुकसान बनाएं, ये आपके इख्तियार में आ चुके हैं। एसेट क्या होता है? रिसोर्स, ऐसा सासा कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, जो एंटिटी ने कंट्रोल की हो, फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जिससे मुस्तकबिल के फायदे आपको आए, ठीक है। विल फ्लो टू द एंटिटी, फ्रॉम द एंटिटी नहीं है। फ्रॉम होता तो क्या होता है, वो हमारी क्या होती है, याद करें। फ्रॉम को कहते हैं लायबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है कि यार हमारे ऊपर से ये बोझ हटेगा, हम किसी को फायदा देंगे। एसेट क्या है हमारा? जिससे हमें फायदा मिलेगा, ठीक है। बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी, एंटिटी को फायदा मिलेगा। इनफ्लो, इनफ्लो मतलब अंदर की तरफ फायदा आएगा, मतलब बिजनेस को फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, फ्यूचर का फायदा। आज का जो फायदा है लेट्स सपोज, ठीक है, इस पे हम क्विक रिवीजन एक चीज की करा दूं मैं आपको, प्री पेमेंट्स की, ठीक है। जो फायदा हो गया, ठीक है, जो फायदा हो गया, हमारा फायदा हो चुका, तो वो क्या होगा हमारा भाई? वो तो एक्सपेंस बन जाता है ना, जो फायदा हो चुका है। जो बेनिफिट या इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ चुके हैं, वो हमारा क्या है? एक्सपेंस बन जाते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल आपको दूंगा। और जिससे फ्यूचर का फायदा होगा, फायदा होगा, ठीक है, अभी हुआ नहीं होगा, तो वो हमारा क्या है? एसेट। इतनी सी बात है, सिंपल। ठीक है, इसकी मिसाल क्या है? रेंट की मिसाल है। आपने क्या किया जी, पूरा महीना घर, आपने लेट्स सपोज रेंट पे लिया हुआ था, आपने पूरा महीना जो सा है वो घर में रहे, आपने घर का फायदा उठाया, तो अब आपने क्या करना है, उसको एक्सपेंस पे करना है। क्यों? फायदा हो चुका है, आपको फायदा हो चुका है। रेंट जो आपने देंगे वो क्या हो जाएगा? आपका एक्सपेंस। महीने बाद मालिक मकान आया, आपने उसको 10 हज़ार 20 हज़ार जितना भी आपका किराया था, आपने उसको किराया दिया, तो वो समझो फायदा आप ले चुके हैं, डेट इज एक्सपेंस, खत्म हो चुके हैं। हाँ, जिससे फ्यूचर में फायदा आना है, मुस्तकबिल में, वो आपका क्या होगा? एसेट। यानी आपने क्या किया, उसको प्री पेमेंट कर दी। याद है प्री पेमेंट का टॉपिक, या एडवांस? आपने क्या किया, उसको जाके ना भाई साहब, अच्छा इस महीने का किराया तो मैंने दे दिया, वो तो एक्सपेंस है, अगले 2 महीने का भी किराया मुझसे ले लो आज ही, ठीक है। तो आपने क्या अगले 2 महीनों महीने का घर ये भी यूज कर लिए? नहीं, बल्कि फ्यूचर में आप यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा? फ्यूचर
इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको आएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको फायदा होगा। तो ये आपका क्या है, एसिड। तो इसलिए हमने क्या कहा था, प्री पेमेंट हमारी क्या होती है, एसिड होते हैं, याद है ना। और जो फायदा हो चुका होता है हम, वो हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। ये फायदा हो चुका है वो एक्सपेंस है, जो फायदा होगा। तो इसलिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी, अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, एंटिटी के कंट्रोल में जिससे फ्यूचर का फायदा आना है, वो हमारा क्या होगा, एसिड, ठीक है। तो ये एसिड की डेफिनेशन थी। अब क्विकली हम एसिड की टाइप्स पढ़ लेते हैं और फिर अपने स्टैंडर्ड का आगाज करते हैं कि भाई हमारा स्टैंडर्ड जो हमारे सिलेबस में है उसमें क्या लिखा हुआ है और उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, ठीक है। क्योंकि हम तो अकाउंटेंट हैं, तो हमें अकाउंटिंग की फौरन से टेंशन होती है, यार अकाउंटिंग पता नहीं क्या होगी। तो चले पहले एसिड की टाइप समझ लेते हैं। तो एसिड की टाइप्स हमने पढ़ी थी, एसिड्स टाइप्स। एसिड की टाइप हमने पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ी थी भाई, याद करें। सबसे पहले हमने कहा था नॉन करंट एसिड्स, ठीक है। ये साथ साथ आपने लिखना है, याद करना है कि नॉन करंट एसिड्स क्या होते हैं। वो एसिड जो कि 12 मंथ्स फायदा दें, प्लस ग्रेटर देन 12 मंथ, 12 महीने भी फायदा दें और 12 महीने से मोर देन, ठीक है। जो कि फ्यूचर फायदा तो देगा। एसिड तो वही है ना, जिससे अभी हमने क्या डिस्कस किया, एसिड वो है जिससे फ्यूचर का फायदा आना है। तो फायदा तो आएगा, लेकिन बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स, यानी 12 महीने भी फायदा देगा और 12 महीने से ज्यादा फायदा देगा। यानी चलता रहेगा। जिस तरह बिल्डिंग है, ये तो नहीं है आपने घर है बनाया या नई बिल्डिंग बनाई तो उसने आपको 11 या 12 महीने फायदा दिया, उसके बाद वो कहती है नहीं आप फायदा, बल्कि बिल्डिंग तो 20-20 साल, 50 या 100 साल बिल्डिंग चलती है, ठीक है। तो यानी 12 महीने भी फायदा देंगे और 12 महीने से ज्यादा भी फायदा देंगे, ठीक है। बिल्डिंग या गाड़ी आप लेते हैं तो कम से कम व्हीकल्स जो उनकी हैं, गाड़ियां आपकी 10 साल तो चलती है, और पाकिस्तान में तो 50 साल भी चलती है, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन करंट एसिड, कि जो 12 महीने भी फायदा देगा और 12 महीने से ज्यादा फायदा देगा। दूसरी टाइप हम क्या कह सकते हैं जी, करंट एसिड्स। करंट एसिड सब क्या होते हैं, ऐसे एसिड जो विद इन 12 मंथ्स बेनिफिट देंगे बस, 12 महीने के अंदर, उससे ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। करंट विद इन 12 मंथ्स, ठीक है, बेनिफिट देंगे। और ओनली, ओनली लिख देता हूँ साथ, सिर्फ 12 महीने के अंदर अंदर, 12 महीने से ज्यादा देंगे तो वो नॉन करंट एसिड है ना। 12 महीने में फायदा देंगे, उससे ज्यादा भी देंगे, तो जो सिर्फ 12 महीने के अंदर अंदर फायदा दे, ठीक है, बस वक्ती फायदा दे और खत्म हो जाए, ठीक है। विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर फायदा देगा तो वो हमारा करंट एसिड हो जाएगा। जिस तरह हमने क्या कहा था, प्री पेमेंट्स, आपने 2 महीने का किराया एडवांस दे दिया, ठीक है। आज आप बैठे हैं, आपने अगले 2 महीने का किराया एडवांस में दे दिया, तो वो क्या है हमारा एडवांस, हमारा क्या होता है, एसिड। लेकिन वो करंट है कि या नॉन करंट है, बताएं। अगले 2 महीने में फायदा मिल जाएगा, बस खत्म। तो विद इन 12 मंथ, मतलब 12 महीने के अंदर अंदर फायदा दे दे तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्री पेमेंट, वो आपका हो जाएगा करंट एसिड्स, ठीक है। कि 12 महीने, किसी तरह आपका कैश होता है, कैश अगर आप छुपा के बक्से में रखते हो वो अलग बात है, लेकिन यूजुअली क्या होता है जी, आप जो ही कैश देंगे आपको चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो कैश इसीलिए होती है कि रोजमर्रा के एक्सपेंस वगैरह पूरा करने, तो वो आपका क्या है, हमेशा करंट एसिड्स बनता है कि 12 महीने के अंदर अंदर फायदा दे देगा। ये तो नहीं होता कि आप दुकान पे जाएं और उसको कैश दें और वो कहे अच्छा आज तुमने मुझे 100 रुपये दिया है, आप 2 साल बाद आ जाना और फिर अपनी चीजें ले जाना, नहीं। बल्कि कैश में तो उसी वक्त आपने दिया कैश उसको और चीज दे ली, तो यानी उसी वक्त उसने फायदा दे दिया, 12 महीने के अंदर अंदर फायदा दे देते हैं, ठीक है। तो ये सारे एसिड्स क्या होते हैं, करंट एसिड्स। इसके और भी टाइप्स है, इन्वेंट्रीज, ये वो बाकी या रिसीवेबल की हम बात करें, हाँ, इन्वेंटरी तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल। तो रिसीवेबल क्या होते हैं, जिनको हम उधार पे चीजें देते हैं, तो वो यूजली ये होता है ना, 2 महीने का उधार हो गया, 3 महीने का उधार हो गया, या 4 महीने का या 6 महीने का उधार हो गया, तो 6 महीने बाद वो बंदा आके आपको पैसे दे देगा। ये तो नहीं है कि आपने उधार पे चीजें दी और उसने कहा ठीक है, आप जो है 50 साल बाद में आपको वापस करूंगे ऐसा तो नहीं होता। तो 2-4 महीने, मतलब 12 महीने के अंदर फायदा देगा, तो वो करंट एसिड। तीसरा एसिड की टाइप हमने पढ़ी थी जी, क्या पढ़ी थी, टेंजिबल एसिड्स, ठीक है। सारे इसलिए बता रहा हूँ कि इस पे अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, भी हमारे सामने आ जाएगा तो आपने बोर नहीं होना, ठीक है।
टेंजिबल एसिड। टेंजिबल एसिड्स क्या होते हैं भाई? जिनको हम फिजिकल एग्जिस्टेंस, सिंपल डेफिनेशन, ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है जिनकी, यानी जिनको हम टच कर सकते हैं। बस ये आप आईटीआई के लेवल पे याद रखें, जिसको आप टच कर सकते हैं। जिस तरह कार है, गाड़ी को आप हाथ लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बिल्डिंग है जी, बिल्डिंग को आप हाथ लगा सकते हैं, ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो वो सारे टेंजिबल एसिड। चौथा है इनटेंजिबल एसिड। इनटेंजिबल क्या होगा? टेंजिबल का ऑपोजिट, जिसको विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, जिसको आप टच नहीं कर, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ऐसे कौन से होते हैं जी? आपके लेवल पे जिस तरह लेट्स सपोज कॉपी राइट्स है, ठीक है। अगर आपको ये टर्म समझ नहीं आई, पेटेंट्स, कॉपीराइट, तो आप गूगल पे कर सकते हैं, ठीक है। ये एक राइट्स होते हैं किसी के पास ना। एक कंपनी क्या है जी, अपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसके ऊपर कॉपी राइट्स ले लेती है कि यार मेरी ये प्रोडक्ट ताकि कोई कॉपी ना कर सके, ठीक है, कॉपी राइट्स उसके पास आ जाते हैं। तो कॉपी राइट्स की नजर आ रहे होते हैं नहीं, बल्कि एक इनटेंजिबल एसिड है, ठीक है। इसी तरह पेटेंट्स वगैरह होते हैं, ये सारे आपके इंटेंजिबल, जिनकी कोई ये नहीं है कि यार ये मेरा कॉपीराइट पड़ा है उठा के इधर रख दो उधर रख, नहीं, बल्कि एक जनरल कॉपीराइट उसने लिए हैं जो नजर नहीं आ रहे, इंटेंजिबल एसिड है। लेकिन सबको पता है कि यार अगर कोका कोला की कंपनी है तो वो कोक जो सी है वो सिर्फ कोका कोला की कंपनी बना सकती है। ये नहीं है कि मैं आज अपनी एक फैक्ट्री लगा दूं और उससे कॉपीराइट लिए बगैर ही स्टार्ट, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? इंटेंजिबल एसिड्स, ठीक है। आप अभी ये याद रखें कि विदाउट फिजिकल एक्सिस्टेंस उसकी होते हैं ये एसिड, जिसकी फिजिकल पे एक्सिस्टेंस होती है। फिर आप कह लें फाइनेंशियल एसिड्स, सिर्फ ये आप लिख लें, कंफ्यूज नहीं, घबराना नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल एसिड जो होते हैं, जो माली एसिड, जिससे जो सा है फाइनेंशियल किस्म का, माली मनी से रिलेटेड फायदा आएगा, जिस तरह कैश है आपका, ठीक है। या रिसीवेबल, रिसीवेबल से क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल कह लें या डेटर्स कह लें, उससे क्या होगा? वो बंदा आएगा और आपको पैसे दे देगा, ठीक है। तो ये सारे हैं एसिड ही, लेकिन मुख्तलिफ टाइप्स होती है ना। जिस तरह एनिमल किंगडम है बायो के अंदर, ठीक है, उस एनिमल के अंदर मुख्तलिफ तरह की टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। हम ह्यूमन भी एनिमल्स हैं, आ, और भी बाकी एनिमल्स भी एनिमल्स हैं, ठीक है। और वो इंसान जिसको अकल शोर नहीं है वो भी एनिमल ही है, बहरहाल, ठीक है। फाइनेंशियल एसिड्स हो गया। फिर एडवांस फॉर्म वैसे बता रहा हूँ, वैसे ही बायोलॉजिकल एसिड्स, कि बायोलॉजिकल क्या पता चल रहा है, चाहे जानवरों से रिलेटेड है बायो, क्योंकि बायो बायो का नाम लिया है। बायोलॉजिकल एसिड्स में आपके क्या आते हैं? प्लांट्स, पौधे वगैरह, ठीक है, या एनिमल्स जो उनसे जानवर वगैरह हैं, ठीक है। पोल्ट्री फार्म, जिसने बंदे ने पोल्ट्री फार्म खोला हुआ है, तो वो मुर्गियां जो उनसी हैं वो, उसका क्या है? बायोलॉजिकल एसिड है ना। या जो बंदा काश्तकारी कर रहा है, किसान, किसान ने लेट्स सपोज वेजिटेबल्स उगाई हैं, सब्जियां वगैरह, या कोई फसल उगाई है, ठीक है, चावल की फसल है, तो चावल उसका ऐसिड ही है ना, उसको बेच के उससे फ्यूचर में फायदा हासिल करेगा या नहीं। तो ये सारे क्या होंगे इस पे अलग से, सीए फाइनल के अंदर या एफएआर 2 में मेरे ख्याल में है, तो अलग से स्टैंडर्ड है, सिर्फ आपको बताना है। इसके अलावा भी एसिड्स के बेशुमार टाइप्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपके लेवल में इतनी बहुत है। अब हम जानते हैं कि यार हमारा जो नया चैप्टर है, IAS 16 नाम है उसका, ठीक है, वो क्या कहता है? ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या टाइप पढ़ी है? टेंजिबल, सॉरी क्या, करंट एसिड्स, नॉन करंट एसिड्स, ठीक है, टेंजिबल एसिड्स, इनटेंजिबल एसिड, फाइनेंशियल एसिड, बायोलॉजिकल, इसके अलावा प्लस मैनी अदर्स, ठीक है। और भी बहुत ज्यादा टाइप्स हैं जो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो आइए जी, हम अपना जो पहला स्टैंडर्ड है ना, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आज IAS 16। नाम क्या है भला? प्रॉपर्टी प्लांट, ठीक है, नाम याद रख लें। बुक में इसका जो नाम लिखा हुआ है ना, वो डेप्रिसिएशन है,
अब ये डेप्रिसिएशन किस बला का नाम है, क्या होती है, हम सीख लेंगे, ठीक है। एक या दो, 2-3 दिन में हमें पता चल जाएगा क्या होता है, और 4-5 दिन में हम डेप्रिसिएशन निकालना भी सीख जाएंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना। ठीक है, IAS 16 क्या है, IAS का क्या मतलब होता है जी? इंटरनेशनल, आई से इंटरनेशनल, ए से अकाउंटिंग, एस से स्टैंडर्ड। उसका ये आगे 16 क्या है, ये उसका नंबर है, ठीक है। नंबर ऐसा होता है ना, नंबर, किसी का 16 नंबर है, किसी का 15 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 7 है। IAS 3, IAS 2, IAS 7। तो IAS 2 जो सा है वो आपके सिलेबस में, और एक IAS 16 है। तो IAS 2 हम बाद में देखेंगे, अभी परेशानी होना, ठीक है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाया, जैसा मैंने आपको कहा था, ताकि लोग परेशान ना हो, हर जगह पे एक जैसी अकाउंटिंग हो। लेक्चर के स्टार्ट में ये बताया था ना। जिस तरह किलोग्राम में क्या होता है, 1000 ग्राम होते हैं, पूरी दुनिया में किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे, एक स्टैंडर्ड बना दिया। इसी तरह बायो में, या फिजिक्स की फील्ड में, या केमिस्ट्री में, ठीक है, वाटर का फार्मूला H2O ही है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। इसी तरह अकाउंटेंट जो सा, अकाउंटेंट ने जब अपना काम स्टार्ट किया, धंधा स्टार्ट किया, तो ये तो नहीं है कि एक अकाउंटेंट कुछ कर रहा है, दूसरा बैठा हुआ कुछ कर रहा है, तीसरा बेचारा बैठा हुआ कुछ और डेबिट क्रेडिट कर रहा है, ऐसे नहीं करना, बल्कि एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो स्टैंडर्ड क्या चीज है? यूनिफॉर्म, एक जैसी प्रैक्टिस, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ठीक है। पाकिस्तान का जो अकाउंटेंट है वो भी इंडिया का अकाउंटेंट, श्रीलंका का अकाउंटेंट, इसके अलावा अमेरिका का अकाउंटेंट, USA का, चाइना का, हर पूरी दुनिया में जो भी अकाउंटेंट बैठे हैं वो एक जैसी अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या लिखा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लिख दिया कि भाई ये चीज ऐसे करनी है, ये चीज ऐसे करनी है। स्टैंडर्ड क्या होता है, मैंने आपको क्या कहा था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट्स, आर्ट्स का सब्जेक्ट है, कोई साइंस नहीं है कि नई चीज इजाद हो जाएगी। साइंस में क्या होता है, रोज नई है ना, हाइपोथेसिस, थ्योरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन जो भी करते हैं, उसके बाद एक थ्योरी बनती है, और हाइपोथेसिस वट। तो ये साइंस नहीं है, ये क्या है, आर्ट्स। यानी आर्ट्स मतलब बने बनाए रूल्स है, बस। ये हुआ ऐसे कर देना, एसिड बढ़ जाए तो डेबिट कर देना, एसिड कम हो जाए तो क्रेडिट कर देना, दो ही चीजें, डेबिट क्रेडिट। इनकम बढ़ जाए तो क्रेडिट कर देना, इनकम कम हो जाए तो डेबिट कर देना। इक्विटी बढ़ जाए तो क्रेडिट कर देना, इक्विटी कम हो जाए तो डेबिट कर देना, ठीक है। एक्सपेंस बढ़ जाए तो डेबिट कर देना, कम हो जाए तो क्रेडिट कर देना। इसका रूल है ना, बस। तो आर्ट्स क्या है, बने बनाए रूल है हमारे, कोई साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इंटरनेशनल ने क्या किया, रूल साले सारे जो उनसे है ना, रूल सारे के सारे एक बुक बनाई, उसके अंदर लिख दिया, उसका नाम क्या है, ये सारे रूल क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16, ठीक है। एसिड से रिलेटेड जो भी चीजें वो 16 में चले जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? चलिए जी, रहीम। अच्छा, IAS 16, ठीक है, इसका हमने नाम देखा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम पता है करते हैं क्या, हम ये करते हैं कि ना, स्टैंडर्ड का स्कोप समझ लेते हैं, एक चार दीवारी बना लेते हैं, क्या इस तरह के एसिड्स जो होंगे वो इस स्टैंडर्ड के अंदर आएंगे, ठीक है, स्कोप समझ लेते हैं। जिस तरह होती है ना, एक क्लास बना लेते हैं जी, तमाम ऑडी गाड़ियां एक साइड पे हो जाएंगी, मर्सिडीज एक साइड पे, सुजुकी, होंडा एक, ठीक है सारे एसिड्स ही हैं, गाड़ियां ही हैं, लेकिन अलग अलग, सबके ट्रीटमेंट अलग अलग होगी, ओके। तो हम सबसे पहले ना इसका स्कोप समझेंगे कि इसके अंदर कौन से ऐसे एसिड आएंगे जिनकी अकाउंटिंग होगी वो वाली जो IAS 16 में लिखी हुई है, ठीक है। अब IAS 16 में क्या लिखा हुआ है वो हम बाद में समझेंगे, पहले ये तो समझ लें कि यार कौन से एसिड आते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये जब समझ लेंगे तो फिर हमें, हमारे लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। तो स्कोप आ जाएगा, ठीक है, ऑल टेंजिबल एसिड्स, ठीक है, टेंजिबल एसिड्स आएंगे, ओके। समझ आएगी? ऊपर क्या हमने टाइप्स पढ़ी थी, दो टाइप्स। टेंजिबल वो है जिनको हाथ लगा सकते हैं, इनटेंजिबल वो है जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, या जिनको हाथ नहीं लगा सकते, टच नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है टेंजिबल आएंगे हम, इनटेंजिबल खलास निकल गए स्कोप से, ठीक है। ऑल टेंजिबल एसिड्स, और आगे थोड़ा सा ऊपर करना,
ऑल टेंजिबल एसिड्स हैविंग लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा जिनकी जिंदगी हो, यानी कि नॉन करंट। याद है ना, इसीलिए आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी ऊपर ताकि आपको याद रहे। ठीक है, जिनकी जिंदगी 1 साल से ज्यादा होगी वो वाले आएंगे, जिनकी साल से कम है वो भी नहीं आएगा। ठीक है, यानी एक एसिड है उसकी जिंदगी साल से कम है तो वो आई16 के स्कोप में नहीं आएगी, मतलब आई16 के स्कोप में ही नहीं है तो उसकी अकाउंटिंग भी आई16 वाली नहीं लगेगी। ठीक है, कुछ और अकाउंटिंग होगी, वो किसी और स्टैंडर्ड में लिखी है, वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। हम क्या करेंगे, दो कैटेगरीज है, ऑल टेंजिबल एसिड्स, टेंजिबल वो जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस, और जिनकी बी हैविंग लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा जिसकी जिंदगी होगी वो आएगा इसके अंदर। ठीक है, 1 साल, अब अभी तक हमने क्या निकाली, दो चीजें निकाल दी, जो निकाल दी है ना उसको हम नीचे लिख लेते हैं। अभी तक क्या क्या निकल गई है, जो ना या जो नहीं आएगा, आई16 में क्या आएगा वो ऊपर लिख रहे हैं, जो नहीं आएगा आई16 में वो नीचे लिख लेते हैं, क्या जो चीजें नहीं आएंगी। जो ना आएगा, क्या नहीं आएगा जी, जिसकी लाइफ जो है लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम जिंदगी है, उस पे आई16 नहीं लगेगा। आई16 है क्या, अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम स्कोप डिजाइन कर लेते हैं, क्या कौन सी चीजें जो इसके अंदर आएंगी और उस पे फिर आई16 की काउंटिंग लगेगी। ठीक है जी, तो हमने क्या कहा, जिनकी लाइफ 1 साल से कम है वो नहीं आएगा। ठीक है जी, फिर दूसरा हमने कहा इनटेंजिबल नहीं आएंगे। ठीक है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। मिसाल इंटेंजिबल्स के ऊपर फिर कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, अभी सिर्फ नाम लिख दें, IAS38, ये स्टैंडर्ड आप आगे पढ़ेंगे मेरे ख्याल में FR कैफ के अंदर, एक कैफ लेवल में, PRC लेवल में ये स्टैंडर्ड नहीं है आपके। ठीक है, तो इनटेंजिबल जिनको हम टच नहीं कर सकते वो भी तो हमारे एसेट्स होते हैं ना, वो उनकी अकाउंटिंग हम कैफ में जाके पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की जरूरत, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ से निकल, फिर जिनकी जिंदगी 1 साल से कम है वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मसलन एक स्टैंडर्ड है, वो एक हमारे सिलेबस में IAS2 के इन्वेंट्रीज। ठीक है, ये हम हमारे सिलेबस में है तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन IAS16 में नहीं आएगा, नहीं आएगा IAS। ठीक है, जिसकी जिंदगी साल से कम होगी वो भी आई16 में नहीं आएगा, और जो इनटेंजिबल होगा वो भी आई16 में नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर आई16 में क्या क्या आएगा, वो दो आएंगे ऐसे, एक तो तमाम टेंजिबल एसिड्स आ जाएंगे जिनको हम टच कर सकते हैं और जिनकी जिंदगी 1 साल से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, अब टेंजिबल एसिड्स के अंदर मजीद अब वो टेंजिबल एसिड जिनको हम टच कर सकते हैं, लेकिन जो इन चार तरह के मकासद के लिए यूज होंगे वो वाले टेंजिबल एसिड्स। ठीक है जी, क्या चार मकासद के लिए टेंजिबल एसिड्स, ठीक है, किसके लिए, नंबर 1, फॉर यूज इन डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स की डिलीवरी में इस्तेमाल हो। ठीक है जी, यानी आपने क्या किया, आपने एक ना लेट्स सपोज आपका एक गोदाम है या किराना स्टोर है, लेट्स सपोज, ठीक है, तो आपने क्या किया, साथ में एक गाड़ी रखी हुई है, गाड़ी। ठीक है, वो तो उसपे आप क्या करते हैं, उसपे आप गाड़ी पे ना आप सामान रखते हैं। ठीक है, ये आपकी गाड़ी है जी, ये इसके टायर है, इस पे आप क्या रखते हैं, सामान रखते हैं और लोगों को घर तक पहुंचा के आते हैं। ठीक है, ये कार है। तो फॉर यूज इस्तेमाल हो रही है किसमें, डिलीवरी ऑफ गुड्स, चीजों की डिलीवरी में इस्तेमाल हो रही है, खुद डिलीवर नहीं हो रही, खुद क्या होती है, सामान रख के गाड़ी क्या आ जाएगी आपके पास, वापस आ जाएगी शाम को, ऐसे ही है ना। फॉर यूज इन डिलीवरी ऑफ गुड्स, सिर्फ चीजें सामान उसके ऊपर रखते हैं और आप डिलीवर कर रहे थे, तो वो आपका क्या है, आई16 में कॉल करेगा। टेंजिबल है, गाड़ी क्या है, टेंजिबल एसिड है ना, जिसको आप टच कर सकते हैं ना गाड़ी को, और किस लिए यूज हो रही है, फॉर यूज इन डिलीवरी ऑफ गुड्स, आप सामान डिलीवर करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, इसी तरह एरोप्लेन वाली जो जहाज वाली कंपनी है वो क्या करती है,
मुसाफिर उठाती है और जाके, या कोई कार्गो कराना है तो वो टेंजिबल एसेट है, उसको हम टच कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और डिलीवरी, इसमें गुड्स आपकी डिलीवरी में इस्तेमाल होता है तो वो क्या है आपका IS-16 एसिड है, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आता है, ठीक है। स्टैंडर्ड का नाम क्या है हमारा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। फॉर यूज इन डिलीवरी ऑफ गुड्स में इस्तेमाल हो, या फॉर यूज इन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज भी कह सकते हैं, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। रेंडर करना मतलब दे देना, रेंडर, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है। जिस तरह ये राइज है, लेट्स सपोज। आप आते हैं यहाँ पे, ये जो टेबल पड़ा है, ठीक है, या चेयर्स, क्या ये टेबल या चेयर जो उनसे हैं वो डिलीवरी या गुड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं? नहीं। क्या वो स्टूडेंट को डिलीवर कर रहे हैं? नहीं, बल्कि उससे क्या होता है, सर्विसेज देने में इस्तेमाल होते हैं। यानी कि स्टूडेंट आता है और आगे चेयर के ऊपर बैठता है, ठीक है, वहाँ पे चेयर यूज हो रही है। टेबल के ऊपर टीचर आते हैं, वो बैठ जो भी है अपना सामान वगैरह रखते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, यूज हो रहे हैं, यूज तो हो रहे हैं ना, इन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज देने में इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, IS-16 में आएगा, ठीक है। टेबल क्या है? एक टेंजेबल एसिड है। चेयर क्या, उसको आप हाथ लगा सकते हैं? यस। तो हमने क्या कहा, टेंजेबल एसिड एंड फॉर यूज इन, जो रखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके आगे लिख लें, टेंजेबल एसिड्स हेल्ड फॉर, जो कि रखे गए हैं किसके लिए? यूज इन डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि आपको उसके ऊपर सामान रख के किसी को डिलीवर करते हैं, या सर्विसेज में इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह ये स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी टेबल, चेयर्स, व्हाइट बोर्ड, सारा कुछ, ठीक है, व्हाइट बोर्ड या ये पंखे वगैरह जो भी लगे हुए हैं, ठीक है, इसलिए सर्विसेज में इस्तेमाल होते हैं ना। स्टूडेंट आता है, फैन ऑन करता है, लाइट ऑन करता है, चेयर पे बैठता है, ये सारे एसिड्स उनसे वो टेंजेबल एसिड्स है, बिल्कुल। या फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस, एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए यूज होता है, ठीक है, इंतजामी अमूर के लिए। यानी खुद आप यूज कर रहे हैं, आपका एक दफ्तर है, ऑफिस, ऑफिस में आपने क्या किया है जी? ऑफिस के लिए आजकल क्या होता है, आपको पता ही है कि आपने ऑफिस में क्या किया, AC लगाया हुआ है जी, एक ऑफिस का लैपटॉप लिया हुआ है, ठीक है। और जो भी है ना, कोऑर्डिनेटर के रूम में जाए, वहाँ पे एक प्रिंटर पड़ा होता है जो बच्चों के ना फीस के फॉर्म्स वगैरह प्रिंट करता है। तो क्या उससे किसी को सर्विस मिल रही है? नहीं, बल्कि वो अपने इंतजामी अमूर संभालने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज। एडमिनिस्ट्रेटिव किस कहते हैं? इंतजामी। इसी तरह गाड़ी रखी है, एक टीचर है जी, या राइस वालों ने ना अपनी एक गाड़ी रखी हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी टीचर आता है उसको पिक एंड ड्रॉप देते हैं, ठीक है, लेट्स गो। तो ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अमूर, इंतजामी अमूर के लिए रखी है आपने, मतलब अपने यूज के लिए, ठीक है, बिजनेस के अपने यूज के लिए। जिस तरह क्या हो गया, कार होगी, और क्या अपने यूज के लिए, AC लगाया हुआ है, कोई कोई फोटोकॉपी मशीन है या प्रिंटर रखा हुआ है जी। तो ये सारे क्या है, अपने इस्तेमाल के लिए, बिजनेस के इस्तेमाल के, पर्सनल यूज की बात नहीं कर रहे, वो तो ओनर के अपने एसेट्स हैं, जो मर्जी करे, ठीक है। बिजनेस के इस्तेमाल के लिए, प्रिंटर, फोटोकॉपियर मशीन, AC, गाड़ी, या कोई अपनी बिल्डिंग है तो वो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूज के लिए, ठीक है। ये स्कोप इसलिए समझा रहा हूँ कि अभी हम आगे देखेंगे तो हमें MCQs में कोई इस तरह का MCQs आ सकता है कि भाई ये क्या चीज़ है, तो हमें पता ही ना चले कि ये है, तो इसलिए हम स्कोप समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। तीन तरह के हमने क्या कहा, फॉर यूज इन डिलीवरी ऑफ गुड्स, की डिलीवरी में इस्तेमाल हो, या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, या सर्विसेज देने के अंदर इस्तेमाल हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज, ठीक है, इंतजामी अमूर के लिए, मतलब बिजनेस अपने यूज के लिए, कोई गाड़ी, कोई पंखा, कोई AC, कोई जो भी प्रिंटर वगैरह यूज करता है वो। और एक चौथी किस्म है, ठीक है, चौथी चीज है भाई, फॉर रेंटल पर्पजेज, किराए के लिए ये रखी हो आपने, फॉर रेंटल पर्पजेज, किराए पे देने के लिए रखी हो, लेकिन एक्सेप्ट, इसमें एक एक्सेप्शन, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा, एक्सेप्ट क्या होता है, अलावा। आपने कोई चीज किराए पे, कोई टेंजेबल एसेट किराए पे रखा, दिया हुआ है,
किराए पे देने के लिए रखा हुआ है, तो वो आपका क्या होगा, IS 16 होगा, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, ये क्यों मैं कह रहा हूँ बार बार, आइए इसके ऊपर देख लेते हैं। एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग अगर किराए के लिए रखा हुआ है तो वो अलग से स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग अगर रेंट के लिए है तो उसके ऊपर IAS 16 नहीं लगेगा, कि ये स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में ही नहीं है, बल्कि उसके ऊपर क्या लगेगा, IAS 40। ठीक है, एक और स्टैंडर्ड है जो कि अगेन कैफ लेवल के ऊपर है, आपके लेवल पे, PSC के लेवल पे नहीं है, तो वो स्टैंडर्ड लगेगा। ठीक है, अगर आपको पेपर में कहना यार एक उसने बिल्डिंग ली है लेकिन वो किराए पे देने के लिए रखी हुई है, तो बिल्डिंग क्या है, टेंजिबल एसेट है, बिल्कुल। ठीक है, आपने कहना अच्छा टेंजिबल एसेट है, बिल्कुल है, लेकिन फॉर रेंटल पर्पसेस एक्सेप्ट लैंड, अच्छा बिल्डिंग है तो फिर ये सिस्टम में नहीं आएगी। लैंड और बिल्डिंग ये दो चीजें, अगर किराए पे देने के लिए रखी है तो उसमें अलग से स्टैंडर्ड लगेगा। इसके अलावा कोई भी चीज है, लेट्स सपोज उसने क्या किया जी, एक्सेप्ट लैंड भी, ठीक है, इसके अलावा कोई भी है जी, कार है, रेंट ए कार वाला जी नहीं होता, रेंट ए कार वाले ने क्या किया हुआ है, गाड़ियां रखी हुई हैं, किसके लिए भाई, किराए पे देने के लिए, रेंट पे देने के लिए कार। ठीक है, इसी तरह कोई मशीन है, ठीक है, प्लांट है या लगा हुआ है, प्लांट क्या होता है, पूरा जो प्लांट होता है पावर प्लांट टाइप चीज। ठीक है, ये प्लांट वो पौधे वाला प्लांट नहीं है, अलग से प्लांट, प्लांट एंड मशीनरी। कोई मशीन है जी, लेट्स सपोज उसने ना रेंट पे देने के लिए रखी हुई है। ठीक है, किराए पे आप भी उससे मशीन लेके आए हैं, तो मतलब जो भी उसने किराए पे देने के लिए रखा रेंट के लिए, वो सारा IS 16 में है, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड है, कोई जगह उसने किराए पे देने के लिए रखी है वो, या कोई बिल्डिंग किराए पे देने के लिए रखी है वो IS 16 नहीं है। उसके अलावा ऑल थिंग्स, ऑल टेंजेबल एसेट्स, ठीक है, ऑल टेंजेबल एसेट्स जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, ऑल टेंजेबल एसेट्स जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, यानी कि इनटेंजेबल भी निकल के और 1 साल से कम वाली जिंदगी वाले भी निकल के, तो ऑल टेंजेबल एसेट्स जिनकी लाइफ साल से ज्यादा है और वो इन चार मकासद के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, तो वो आपके क्या आ जाएगा, हमारे इस स्टैंडर्ड के स्कोप में फॉल करेंगे। उसकी अकाउंटिंग हम वही करेंगे जो IAS 16 में लिखी हुई है, और IAS 16 में क्या लिखा हुआ है ये आगे हम 5 6 7 10 दिन हमने यही पढ़ना है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। ठीक है, यूज डिलीवरी में इस्तेमाल करने के लिए रखा हो, ठीक है, या सर्विसेज देने के अंदर इस्तेमाल के रखा हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव अपने इंतजामी या अपने इस्तेमाल के लिए, बिजनेस के इस्तेमाल के लिए रखा हो, या रेंटल किराए पे देने के लिए रखा हो, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। अगर लैंड या बिल्डिंग किराए पे दिए हुए ना आपने, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ना, प्रॉपर्टी डीलर ने क्या किया हुआ है, अगर घर रखा हुआ है किराए पे देने के लिए, तो वो IAS 16 के स्कोप में फॉल नहीं करेगा। घर और जमीन, इसके अलावा जो भी आपने किराए पे भी दे दी है ना चीज, अगर वो टेंजिबल है और 1 साल से ज्यादा जिंदगी है, तो वो क्या आ जाएगा, IAS 16 के स्कोप में फॉल करेगा। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर ये आपने रेंट के लिए रखा हुआ है, रेंटल के लिए, तो वो IAS 40 में जाएगा। एक और स्टैंडर्ड है जो कि कैफ के अंदर आप पढ़ेंगे। ठीक है, IAS 16 में फॉल नहीं करेगा, तो इसको देखें जरा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, स्कोप हमें पता चल गया यार। IAS 16 जो हमारा स्टैंडर्ड है, उसकी अकाउंटिंग क्या है वो आगे हम 10 दिन वही पढ़ेंगे, परेशान नहीं होगा। लेकिन उसके अंदर कौन कौन से एसिड्स आएंगे, सारे के सारे टेंजिबल एसिड्स जिनको हम टच कर सकते हैं, जिसकी जिंदगी 1 साल से ज्यादा है, वो जो कि चार मकासद के लिए रखे हैं, फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए रखे हैं, या फॉर यूज या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए रखे हैं, या फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज अपने बिजनेस के यूज के लिए रखे हैं, या किराए पे देने के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा कोई चीज किराए पे देने के लिए रखी है तो वो IAS 16 में फॉल करेगी। ठीक है जी, तो आई होप द स्कोप इज वेरी वेरी क्लियर। कि बाकी इंशाल्लाह जब आपसे मैं टेस्ट या इधर हम सेशन करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें इसका स्कोप सही समझ, ठीक है, स्कोप समझना। ठीक है, स्कोप समझो, बीमारी है, बीमारी समझनी, फिर उसकी दवाई भी सही देंगे। ठीक है, अगर आपने ना स्कोप ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं है एसिड कौन से स्टैंडर्ड में फॉल करेगा, IAS 38 में करेगा, IAS 16 में करेगा, IAS 2 में करेगा, IAS 38 में करेगा, किस में करेगा कोई पता नहीं है, फिर उसकी अकाउंटिंग करना मुश्किल हो जाएगी।
ठीक है, तो ये हमें, अब मैं आपको मुख्तलिफ मिसालें देता हूँ और आप मुझे बताइएगा कि IS-16 है या नहीं। ठीक है जी, छोटी सी एक्सरसाइज क्विक सी हम कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, बताएं आप वन बाय वन। बिल्डिंग अपने इस्तेमाल के लिए, बिल्डिंग फॉर ओन यूज, बिजनेस ने अपने इस्तेमाल के लिए बिल्डिंग रखी हुई है। तो बिल्डिंग क्या है जी, डेफिनेशन देखें। टेंजिबल एसिड है, उसको टच कर सकते हैं बिल्कुल, तो मतलब पहला टेस्ट पास हो गया, टेंजिबल एसिड है। बिल्डिंग की लाइफ 1 साल से ज्यादा है, बिल्कुल 1 साल से ज्यादा है, दूसरा टेस्ट भी पास कर लिया। आप देखते हैं 4 मकासद के लिए रखी है। गुड्स डिलीवर करने के लिए रखी है, नहीं। सर्विस देने के लिए रखी है, नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ, अपने इस्तेमाल के लिए बिजनेस से रखी है, इंतजामी अमूर या अपने इस्तेमाल के लिए, तो बिल्कुल यस। तो ये क्या है हमारा, स्कोप पे फॉल कर गया, तो इसके आगे लिखेंगे यस। इस पे कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, इंटरनेशनल अकाउंटेंट स्टैंडर्ड नंबर 16, यस, ओके। व्हीकल फॉर रेंट, गाड़ी रखी है, रेंट कार वाले ने गाड़ियां किराए पे देते हैं, तो गाड़ी क्या है, टेंजेबल है, उसको टच कर सकते हैं, यस। 1 साल से ज्यादा जिंदगी है, यस। फिर पीछे रहेगी 4 मकासद, 4 मकासद में से किसी एक के लिए रखी है, यस, रेंटल के लिए रखी है, तो यस, ये हमारा ये भी क्या है, यस हो गया इसका जवाब, यस। IAS-16, ओके। स्कूल चेयर, स्कूल के ना, चेयर, चेयर्स के क्या है, टेंजेबल है, टच कर सकते हैं, यस। लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है चेयर की, बिल्कुल 1 साल से ज्यादा होती है। और किसके लिए यूज हो रही है, सर्विसेज देने के लिए, इसके स्टूडेंट्स में बैठेंगे, तो ये भी क्या है हमारा, IAS-16। लैंड फॉर रेंट, ठीक है, लैंड क्या है, तो उसको टच कर सकते हैं, यस, टेंजेबल है। 1 साल से ज्यादा जिंदगी है, यस। लाइफ, लैंड तो ऐसी चीज है उसकी जिंदगी इनडेफिनेट होती है, मतलब क्यामत तक है। ठीक है, खैर वो हम आगे पढ़ेंगे जब एसिड का ना डिटेल में। ठीक है, तो किसके लिए रखी है, इन 4 मकासद में से किसी एक के लिए होनी चाहिए। यूज के लिए नहीं, ओन यूज के लिए भी नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए भी नहीं, हाँ, रेंट के लिए रखी हुई है, तो बिल्कुल ये 16 है। नहीं, ये नहीं है, क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा अगर कोई चीज किराए पे रखने रखी हुई है, किराए पे देने के लिए, तो वो है। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग है तो ये IAS-16 नहीं बल्कि IAS-40 फॉलो करेगा, तो इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, नो, ये IAS-16 नहीं है। इसी तरह मशीन फॉर एंड, आपने तो लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा कोई भी चीज जिसकी 1 साल से ज्यादा जिंदगी हो और टेंजेबल हो और रेंट में देने के लिए रखी है, तो यस, मशीन है ना, लैंड एंड बिल्डिंग। सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग, ये दो ऐसी चीजें हैं, इसके अलावा जो भी किराए पे देने के लिए भी रखा है वो आपका IAS-16 है, तो ये क्या है, यस, IAS-16। मशीन आपने दी है, यस, तो ये IAS-16। तो आई होप कि स्कोप में इंशाल्लाह किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। स्कोप हमने समझ लिया है, अब हम आते हैं जी उसकी ना मेन अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। IAS-16 में अकाउंटिंग क्या है, क्या स्टैंडर्ड हमारा स्टार्ट हो गया है। इसमें अकाउंटिंग क्या होती है, क्या चीज डेबिट होनी है, क्या क्रेडिट होनी है, कैसे होनी है, क्या नहीं होना, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात है जी इसके अंदर कि इसको रिकॉर्ड किस चीज पे करना है, रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो कहता है जी आप क्या करो, एसिड को इनिशियली रिकॉर्ड एट
क्योंकि हमने क्या कहा था, अकाउंटिंग याद करें, पहले दिन अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी। अकाउंटिंग इज द नेम ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का नाम अकाउंटिंग है। ठीक है, तो रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड मतलब लिखना। तो आप कोई भी ऐसी लेट्स सपोज आपने ना नई गाड़ी ले ली, अब उसको किस चीज पर रिकॉर्ड करना है, मतलब बुक्स में क्या लिखना है, कार, आगे अमाउंट, किस रकम पर रिकॉर्ड करना है। ठीक है, किस अमाउंट कह ले या रकम कह ले। तो इनिशियली रिकॉर्ड एट, किस पे रिकॉर्ड करो, कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, उसको क्या करो, आए उसकी जो कॉस्ट पड़ी है ना, कॉस्ट के ऊपर उसको रिकॉर्ड करो। इतनी आसान अकाउंटिंग है, मानते हैं ये बात। ठीक है, एसिड आप लेके आए, उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। किस पे रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट के ऊपर, जो उसकी कीमत है। ठीक है, तो ये लिखते जाए, नोट्स बनाते जाए। ठीक है, कल मैं जब इसको दोबारा एक समराइज करूंगा ना, तो फिर आपको सारा क्लियर क्लियर सामने हो जाएगा। तो आज हम क्या करते हैं जी, इनिशियली रिकॉर्ड किस पे करो, कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करो। ठीक है, अब कॉस्ट की ना अपनी डेफिनेशन है कि कॉस्ट क्या है भाई, किस पे रिकॉर्ड करो, कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट क्या है जी, कॉस्ट के एलिमेंट्स है। क्या अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट के अपने हिस्से कितने, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट में सबसे पहले है जी परचेज प्राइस। ठीक है, वन बाय वन में सारे बताऊंगा डेफिनेशन, परेशानी माइनस, परचेज प्राइस की जगह आप लिखते हैं बल्कि लिस्ट प्राइस। ठीक है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, फिर प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज। फिर प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर प्लस करें आ, इसमें एक और चीज है। चले, आपको क्यों में, तो आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ठीक है हम कर लेंगे। प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ये सारा कुछ मिलाएं आप, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा भाई, कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई। आपने क्या करना है, एसिड लेके आना है, खरीदेंगे जब आप पहले दिन, तो आपको क्या करना है, आपने आइए 16 ने क्या कहा, आप एसिड लेके आए हो भाई साहब, ठीक है, उसको क्या करो, रिकॉर्ड कर दो। किस रकम पे रिकॉर्ड कर दो, कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड कर दो। कॉस्ट क्या है जी, कॉस्ट के अंदर ये चीजें, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, प्लस हो जाएगा नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, प्लस। ठीक है, ये सारे प्लस हो रहे हैं, एक चीज माइनस हो रही है यहाँ पे, ट्रेड डिस्काउंट। ये मिलके क्या बनती है जी, परचेज प्राइस। फिर प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस प्लस प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ये होती क्या है, मैं भी आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी। लिस्ट प्राइस का आपको आइडिया होगा, लिस्ट प्राइस क्या होती है, जो चीज उसके ऊपर कीमत लिखी होती है। ठीक है, लिस्ट पर मतलब लिस्ट पे लिखी हुई है कीमत। ठीक है, आप लेट्स सपोज लेने के, लेट्स सपोज हम जाते हैं जी, एक चाइना से मशीन मंगवा रहे हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर लिखा है जी, ये 1,000 रुपए की मशीन है, लिस्ट प्राइस। ठीक है, लेकिन उसके सप्लायर ने क्या किया, हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया। उसने कहा यार आप बड़े अच्छे बंदे हैं जी, आप और हम ये 1,000 वाली चीज 100 रुपया डिस्काउंट देंगे आपको, कितने की देंगे, 900 की। तो लिस्ट प्राइस क्या है, जो उसके ऊपर लिखी होती है कीमत, 1,000।
ट्रेड डिस्काउंट से हमें कहा यार 100 रुपये आप डिस्काउंट ले लो, ठीक है। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट तो हमने एग्री किया है ना पहले, कि कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, याद है ना आप लोगों को? ठीक है, याद रखिए। ट्रेड डिस्काउंट है ये उसी वक्त ट्रेड के मौके के ऊपर, मौके का डिस्काउंट है, बाद वाला नहीं है, बाद वाला वो कैश डिस्काउंट होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट की वैसे भी हम क्या करते हैं, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते थे। तो अगर वो दे रहा है तो वहां से माइनस कर दो, बस खत्म, कोई रिकॉर्डिंग उसकी नहीं करनी। तो यानी 100 रुपये उसके ऊपर कीमत लिखी हुई थी, उसने क्या किया, आपको कहा यार 100 रुपया चलो डिस्काउंट दे, आप मुझे क्या करो 900 दो, तो 900 उसकी क्या हो जाएगी, परचेज प्राइस। क्या आपको कितने की पड़ी है, परचेज की आपने 900 रुपये की, ठीक है जी। ये हो गया, प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटी। अच्छा, टैक्सेस एंड ड्यूटीज की बात समझ लेते हैं हम, ठीक है। इस पे थोड़ा सा ना थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। टैक्सेस एंड ड्यूटी, ठीक है। ड्यूटीज, पहले ड्यूटीज क्या होती है जी, ड्यूटी भी टैक्स ही होता है, लेकिन इम्पोर्ट्स पे। इम्पोर्ट मतलब बाहर से मंगवाना, या कस्टम कह लें, कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज। टैक्सेस क्या होते हैं, लोकल टैक्स, ठीक है। टैक्स क्या है, आपका लोकल टैक्स है, ठीक है, आपका जो सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, ठीक है। ड्यूटी क्या होती है, जो आपके ऊपर इम्पोर्ट्स के वक्त, ठीक है, लगती है। इसको हम क्या कह सकते हैं, कि कस्टम, कस्टम कह लें, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। आपने देखा होगा ना, खबरों में आता है जी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, ताकि पाकिस्तान के नहीं लोग ज्यादा बाहर से इम्पोर्ट्स ना करें, चीजें बाहर से मंगवाते हैं ना, क्योंकि लोकल इंडस्ट्री तो आपको पता है ही नहीं, तो चीजें बाहर से ही मंगवानी है, मजबूरी है। या एक्साइज ड्यूटी, जो भी है, बस नाम क्या लिखा होगा साथ, ड्यूटी, ठीक है, ये वर्ड लिखा होगा ड्यूटीज। तो ड्यूटीज भी क्या है, टैक्स ही है। ऐसा टैक्स जो कि बाहर से मंगवाओगे तो टैक्स पर, लोकल आप जाइए ना, लेट्स को आप लेस खाते हैं, लेस के का जो बैग है, अ, या बिस्किट लेते हैं, बिस्किट का जो इसे क्या कहते हैं, शापर कह लें या बैग कह लें, जो भी कह लें, उसके ऊपर आपने देखा होगा सेल टैक्स लिखा होता है, तो वो भी टैक्स है। इसी तरह आप जो सैलरी होती है, अगर आपके फादर की सैलरी स्लिप आपने देखी हो, उसके ऊपर टैक्स करते हैं, ठीक है। या कोई भी मतलब कि जो लोकल चीजें, ये सारे क्या है, लोकल टैक्स है। ड्यूटीज क्या कहते होती है, ड्यूटीज भी टैक्स ही होता है, लेकिन इम्पोर्ट के ऊपर या इस तरह बाहर से चीजें मंगवाते हैं, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, मुख्तलिफ तरह के नाम होते हैं, होता ये टैक्स ही है, ठीक है। समझ आ गई क्या होता है। टैक्स क्या है, नॉर्मल टैक्स है, जो सेल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स, ओके। ड्यूटीज क्या है बिल्कुल टैक्स ही है, सिर्फ नाम इससे चेंज है, क्योंकि अलग से आइडेंटिफाई हो जाए ना, ये ड्यूटी है जी, है वो टैक्स ही, लेकिन बाहर से चीजें मंगवाने में जो टैक्स लगता है वो ड्यूटी है, जो लोकल चीजें खरीदने में टैक्स लगता है वो टैक्स है। दैट्स इट, ओके। अच्छा, अब ये दो तरह के होते हैं टैक्सेस एंड ड्यूटीज। एक है भाई साहब रिफंडेबल, रिफंडेबल भी लिख लें, और साथ में एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है एडजस्ट, एडजस्टेबल। दूसरा क्या है इसके ऑपोजिट, नॉन रिफंडेबल, ठीक है, या नॉन एडजस्टेबल, ठीक है, जो रिफंड नहीं होते या एडजस्ट नहीं होते, ठीक है। तो ये वाला क्या होता है जी, कॉस्ट का पार्ट बनते हैं, पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं, नॉन रिफंडेबल वाले। और ये वाला क्या होते हैं जी, नॉट, नहीं होते क्या, पार्ट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। हम सवालों में देखा करेंगे, जहां भी लिखा आएगा ना ये रिफंडेबल है या एडजस्टेबल है, तो रिफंड का मतलब क्या होता है, वापस मिल जाना। रिफंड का यही होता है ना, वापस, आपने टैक्स दिया आपको वापस मिल जाएगा, तो क्या परेशानी है, बस, ठीक है। कॉस्ट का इस पार्ट नहीं बनाना, या एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपने लेट्स को 100 रुपये टैक्स दिया, उसने हुकूमत ने कहा यार ठीक है, तुमने क्या करना है, चलो इसको समझ लेते हैं, एडजस्टेबल वाले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, एडजस्टेबल, ठीक है। आप टैक्स, टैक्स भी चले आपको थोड़ा सा ना पढ़ा देते हैं, आपका आगे टैक्स पे आएगा, हल्का सा, एक हल्का सा टच दे देते हैं। आपने क्या किया जी,
ये तो पता है ना कि आप कमाई करेंगे तो कमाई के ऊपर टैक्स होगा, ठीक है। इनकम के ऊपर, इनकम कमाएंगे उसके ऊपर क्या होगा आपका इनकम टैक्स। पाकिस्तान में तो पता ही है ना आपको, ये पूरी दुनिया में सेल्स के आपके ऊपर क्या होता है, सेल टैक्स। इनकम के ऊपर इनकम टैक्स, सेल के ऊपर सेल टैक्स। जो भी आप परचेज करते हैं उसके ऊपर फिर जो बंदा सेल करता है वो सेल टैक्स लगाता है। तो टैक्स ही टैक्स है। तो बहरहाल अभी आपको सिर्फ इनकम टैक्स की बात हो। अच्छा, आपने क्या करेंगे, बिजनेस क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। बिजनेस क्या करता है जी, प्रॉफिट कमाएगा ना। तो प्रॉफिट के ऊपर क्या हो, प्रॉफिट क्या आपकी इनकम, उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अब एक्साइज वाले वहां पे आपने एक ही चीज मंगाई, मशीन इंपोर्ट की, ठीक है। वहां पे ये एक्साइज का बंदा बैठा हुआ है जी, ठीक है। इसने कहा यार ये भाई आप मशीन मंगवा रहे हो, बिल्कुल ये एक मशीन आ गई, इंपोर्ट कर रहे हो आप, ठीक है। उसने कहा भाई इस मशीन का क्या करोगे, ठीक है। लेट्स सपोज ये मशीन है जी, क्या क्या बनाती है जी, आपकी फेवरेट क्या चीज़ है, लेट्स सपोज मशीन क्या बनाएगी आप, लेट्स सपोज वो कोक बनाती है, कोक, ठीक है। कोका कोला की मशीन हमने मंगाई है कि यार कोक बना के, या आइसक्रीम कर लेते हैं, कोई आइसक्रीम, वैसे भी आजकल गर्मी है तो आइसक्रीम, ठीक है जी। अच्छा, उसने कहा, आपने कहा आइसक्रीम बनाएगी, उसने कहा आइसक्रीम बना के क्या करोगे, आपने कहा उसको सेल करूंगा, ठीक है। वो कहता है अच्छा सेल करोगे, सेल करने से क्या होगा, आपने कहा यार मुझे प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, ठीक है। उसने कहा जब फायदा होगा तो फायदे पे क्या होगा, आपकी इनकम है ना, प्रॉफिट। तो हमने कहा अच्छा हमें फायदा होगा, इनकम कमाएंगे, इनकम पे आप क्या करेंगे, आप हमसे इनकम टैक्स ले लेंगे। ऐसे ही है ना, मशीन लाऊंगा, मशीन आके मैं मशीन से चीजें बेचूंगा, पूरा साल प्रॉफिट बनाऊंगा, प्रॉफिट जब आएगा तो प्रॉफिट के ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। सो क्या कहेंगे, इनकम टैक्स, कमाई के ऊपर है ना। उसने कहा यार बाद में तो मुझे टैक्स दोगे ना, इसके मशीन आई, मशीन से चीजें बनाओगे, चीजें बना के बेचोगे, उससे फायदा आएगा, उस फायदे पे टैक्स होगा। तुम ऐसा करो आज ही मुझे ना, आज ही मुझे क्या कर दो, टैक्स दे दो, एडवांस टैक्स, आज ही मुझे टैक्स दे दो, बाद में देने ही है ना, हमने कहा बिल्कुल देना है। उसने कहा आज ही दे दो, बाद में जब बनेगा तो ना देना, ठीक है। तो एडजस्ट कर लेना, यानी तुम मुझे अभी टैक्स दे दो, फ्यूचर में जब साल के पूरे साल के बाद प्रॉफिट करोगे ना, उसके बाद लेट्स सपोज तुम्हारा 2,000 रुपया टैक्स बनता है, तो उस वक्त गवर्नमेंट को, एफबीआर को जाके बताना कि भाई मैंने ये टैक्स कौन सा है पहले ही दिया, उसके अगेंस्ट क्या करो, एडजस्ट करो, एडजस्टेबल, ठीक है। एफबीआर ने कहा भाई 2,000 मुझे टैक्स दो, आपने कहा यार ये देखो ये 2,000 मैंने पहले दिया था ना, अभी एडजस्ट कर दो। तो 2,000 में से एडजस्ट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, नील। मतलब आपने और कोई टैक्स नहीं देना, वो जो पुराना था वही एडजस्ट है, तो एडजस्टेबल टैक्स है। समझ आ गई बात। तो ये भी चक्कर चलता है। तो रिफंडेबल या वो ऐसे टैक्स जो वापस हो जाए, आपको वापस मिल जाए, या एडजस्ट हो जाए जिसका फायदा आपको मिल जाए, तो वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते। क्यों बोला, क्योंकि उसके अलग से फायदा मिल जाएगा ना। रिफंडेबल वो आपको बाद में रिफंड हो जाएगा, या एडजस्टेबल आपका एडजस्ट हो जाएगा, तो वो कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। हाँ, जो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, जो आपको वापस नहीं होंगे, या नॉन एडजस्टेबल जो एडजस्ट भी नहीं होंगे, तो वो क्या होगा, पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसिड, एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे कि हाँ यार ये वाले रिफंड हमें नहीं होंगे या एडजस्ट नहीं होंगे, तो कॉस्ट का पार्ट। तो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं जी। रिफंडेबल टैक्सेस में क्या होता है जी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है। ये सारे क्या है, रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल की एग्जांपल, एक दो दो एग्जांपल आपको बता दो, ठीक है। ये ड्यूटीज सारी ना नॉन रिफंडेबल, ड्यूटीज, ड्यूटीज के ऊपर बात की है ना, क्या बोला, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सारी क्या है, नॉन रिफंडेबल। तो ये ड्यूटीज क्या होती है, नॉन रिफंडेबल। तो नॉन रिफंडेबल क्या होती है, पार्ट ऑफ कॉस्ट का पार्ट बनेगी, ठीक है। कॉस्ट के अंदर हम एक सवाल करेंगे, उसमें हमें सारी चीजें सामने आ जाएंगी, ठीक है। अभी बल्कि करा भी देते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया। अभी तक हमने क्या किया, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस जो लिखी होती है ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देती है, फिर नॉन रिफंडेबल या इसके साथ लिखते हैं नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज। टैक्स पता चल गया ना, लोकल होता है, ड्यूटीज भी टैक्स ही है लेकिन जो इम्पोर्टेबल है, ठीक है जी।
फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, ये क्या चीज होती है ये भी देख लेते हैं। आ जाओ भाई, नीचे 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 नीचे। ठीक है, देखिए एक एक चीज हम डिटेल में पढ़ते हैं इंशाल्लाह, ताकि बाद में, हमने ये कहा था ना कि हमने बेस स्ट्रॉन्ग करनी है, ताकि बाद में कोई मसला हो नहीं। ये सारी छोटी चीजें आपकी बुक में लिखे, रजिस्टर में लिखी होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, ये भी क्या होता है, कॉस्ट का पार्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस क्या कहते हैं, वो खर्चा जो काम ना करते, ठीक है, तो ना आता। काम नहीं करते तो नहीं आता, काम किया तो आया। कि डायरेक्टली एट्रीब्यूट, अगर मैं मशीन ना खरीदता, ठीक है, तो मुझे कोई खर्चा ना आता। जो खरीदा, जो मशीन खरीदी, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल आया। जिस तरह फॉर एग्जांपल साइट प्रिपरेशन। साइट प्रिपरेशन क्या होती है भाई, जगह की तैयारी करना। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपने ना मशीन भी मंगवाई है, तो मशीन वो एक जगह आएगी वहां पे। ये तो नहीं है कि इधर लेट्स सपोज पहाड़ बना हुआ है, इसके ऊपर तो नहीं मशीन आप फिट कर सकते ना। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर वहां पे जगह बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से ईंटों से या जैसे भी सीमेंट से ना जगह बनानी है। पूरा इसके इर्द गिर्द जो इलाका है वो खाली करना है, यहाँ पे हमारी फैक्ट्री मशीन लगेगी। फिर अगर वहाँ पे सिक्योरिटी का खतरा है, तो वहाँ पे फेंसिंग करानी है, जैसे तार बाड़ लगाना। तो ये सारे खर्चे साइट प्रिपरेशन, यानी कि जहाँ पे मशीन फिट होनी है ना, उस साइट को तैयार करने का खर्चा। तो अगर मैं मशीन ना लेता तो वो खर्चा करता, मैं नहीं करता। मशीन ने ये काम किया तो खर्चा आया, काम ना करता तो ना आता। तो वो क्या होता है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। कि अगर वो मैं एसिड ना खरीदता, ठीक है, तो वो खर्चा ना होता। एसिड खरीदा तो खर्चा हुआ, जिसकी मिसाल मैंने आपको क्या दी, साइड प्रिपरेशन चार्जेस। कि आपने क्या किया, आपने कहा मशीन लाऊंगा जी, फिट कहाँ पे करूंगा, बड़ी एक बड़ी हैवी मशीन है, ठीक है, 2 कमरों जितना उसका साइज है जी, बहुत बड़ी मशीन है। तो आपने उसके लिए पहले जगह बनानी पड़ेगी। अगर वो ज्यादा वजनी है तो मिट्टी पे रखेंगे तो वो नीचे दब जाएगी। तो आप पहले नीचे ना सीमेंट की कारपेटिंग कराएंगे। फिर उसके साइड वो इलाका खाली करेंगे। ठीक है, और साइडों पे अगर सिक्योरिटी का खतरा है तो फेंसिंग वगैरह, तार लगाते हैं, बाड़ लगाते हैं। तो ये सारा साइड प्रिपरेशन चार्ज है। ठीक है, तो यानी अगर मैं मशीन ना लेता तो खर्चा करता, नहीं करता। मशीन लिए तो वो खर्चा किया है। तो यानी जो काम करूंगा तो खर्चा आएगा, काम नहीं करूंगा तो खर्चा नहीं आएगा। ठीक है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, डायरेक्टली एट्रीब्यूट है, यानी काम करोगे तो खर्चा आएगा, काम नहीं करोगे तो खर्चा नहीं आएगा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। ठीक है जी, लिस्ट प्राइस से डिस्काउंट हो गया, नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल हो गया, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस का समझ आ गया ना। काम करूंगा तो खर्चा होगा, नहीं करूंगा तो नहीं होगा। प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर, प्रेजेंट वैल्यू, ये बात याद रखनी, ऑफ फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ठीक है, ये क्या चीज होती है, ये मेरे ख्याल में हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज आपने ये सारी चीजें पढ़ के आनी है, ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और फिर इसकी एक एग्जांपल भी करेंगे पूरे की पूरी। तो कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिसमेंटलिंग। तो ये इसमें आपको क्यूएमएस भी पढ़ाऊंगा, और एक दो मजीद अच्छे कॉन्सेप्ट दे के पूरा एक सवाल करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक कल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इसका स्कोप समझ आ गया कि इसमें कौन कौन से एसिड आते हैं, और इनिशियली कब किस पे रिकॉर्ड करना है। एसिड जब बढ़ता है, रिकॉर्ड होता है, तो क्या होता है, डेबिट। डेबिट क्या करना है, किस रकम पे करना है, वो रकम हम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको ना मुख्तलिफ बहुत ज्यादा रकमें दी होंगी, ये हो गया वो हो गया, किराया दिया उसने, ये कर दिया, इंश्योरेंस दी, सारा कुछ। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कौन कौन सा खर्चा कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए, क्योंकि इनिशियली एसिड किस पे रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट के ऊपर।
तो वो हम देख लेंगे, कॉस्ट बना के उस अमाउंट से बस डेबिट कर देंगे ऐसे, तो इंशाल्लाह ठीक है। तो अगर किसी को समझ नहीं आई वो यहाँ तक कर ले, कल इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे तो मुकम्मल हो जाएगा। तो कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।